नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जोहार पायनियर्स के फाउंडर और ग्राम एसोसिएशन के आउटरीच हेड श्री सम्राट राव जी को। तो सम्राट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो मैं अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और हमारे झारखंड के तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ और टीम दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूँ मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। जोहार। सम्राट जी, आप ये बताइए कि ये जो आपका प्रोग्राम है इसमें आप क्या करते हैं? हम लोगों का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा काम है, हम लोग काम करते हैं समाज सशक्तिकरण का। जोहार पायनियर्स करता क्या है? बेसिकली इसका क्या आउटलुक है? जी, जोहार पायनियर्स और ग्राम एसोसिएशन ये दोनों साथ में काम करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जहाँ पर ग्राम एसोसिएशन फील्ड पर जाकर ग्रामीण एवं हमारे वनवासी क्षेत्रों के जो हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं, उनके सशक्तिकरण का काम करता है। और उसी सशक्तिकरण करने की जो एक पूरी प्रोसेस है, उसमें जो हमारा एक और टॉपिक पे जिस पे हम काम करते हैं कि ब्रांडिंग ऑफ द नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स ऑफ झारखंड, तो उसका ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का जो काम है उसको प्रॉपरली लुक आफ्टर करता है जोहार पायनियर्स। और जो डेवलपमेंटल वर्क्स जो हम उन ग्रामीण क्षेत्रों में एवं आदिवासी क्षेत्रों में करते हैं उसको टारगेट करके काम करता है ग्राम एसोसिएशन। So we are into developmental activities also and into the branding and marketing of the natural food products of Jharkhand also. नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स ऑफ झारखंड जैसे कि क्या क्या? नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स ऑफ झारखंड से सबसे पहले तो हमारा जो प्रदेश का नाम है झारखंड, नाम से ही हमें इस बात की अनुभूति होती है कि पेड़ और जंगल। और हमारे झारखंड के जो जंगल है वो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जैसे मिनरल्स की खदानें हैं, वैसे ही हमारे जो जंगल है ये भी एक प्रकार की वो माइंस है। जंगल एक प्रकार की वो खदान है जिससे हम लोग अपने लाइफ में वेलनेस ओरिएंटेशन और एक हेल्दी लाइफ को हम जी सकते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हनी है। अब डब्बे में पैक वाला हनी हम लोग खाते हैं, जो एपीकल्चर से हनी होता है वो हम हनी खाते हैं। लेकिन झारखंड में आपको ये जानकर ताजुब होगा कि हमारे देश में बहुत सारे जंगल है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन सबसे ज़्यादा पोलन कंटेंट वाला हनी जो है वो माना जाता है कि झारखंड के जंगल से मिलता है। इसी प्रकार से गिलोय है, इसी प्रकार से कई एक वनोपज के उत्पाद हैं जिनको हम लोग फॉरेस्ट में जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, उनसे हम लोग उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको बिना कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव इत्यादि को ऐड करके बॉटलिंग करते हैं। और जो हमारे झारखंड के बड़े शहर है जैसे रांची, जमशेदपुर, और कोशिश करते हैं कि भारत के जो भी बाकी बड़े शहर है उनमें हम उनका मार्केटिंग करें, ताकि हमारे झारखंड के जंगलों से जो वेलनेस के बेनिफिट्स हैं ये ज़्यादातर लोग जो है वो ले सकें और अपने इम्यूनिटी को बरकरार रख सकें। हनी के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स? हनी के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे गिलोय है, हमारा टर्मरिक है, उसके अलावा अकरकरा है, अश्वगंधा है, और कई सारे हमारे जंगलों में पाई जाती है साग जिनके लोकल नेम्स और बहुत सारे चीज़ें से तो हम लोग परिचित भी नहीं हैं। मीन्स दे आर वेरी एंडेमिक टू दिस रीजन, मतलब वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगर हम जनरल बात अगर करेंगे तो कोरोना में हमारे यहाँ की गिलोय बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तो हम उसको जो है उसको ड्राई करके हम लोग उसका इन दैट स्टेम फॉर्म में ही हम उसको जो है लोगों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। टर्मरिक को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में बिना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करके उसको लोगों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो है कंप्लीट प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के बाद में मार्केटिंग के पहले की जो स्टेप है, मतलब आइडेंटिफिकेशन से लेके प्रोडक्शन तक, ये सभी जो स्टेजेस है ये हमारे झारखंड के जो हमारे वनवासी भाई बंधु है यही लोग करते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि हम ये पूरे प्रोजेक्ट को एक विमेन ड्रिवन प्रोजेक्ट बनाएं, यानी महिलाओं के संचालन में हमारा काम जो है ये सिद्ध होता है। महिलाओं के संचालन में आपका ये काम सिद्ध होता है जी। कैसे कनेक्ट होते हैं आप उनसे? जी, ये कनेक्ट कैसे होते हैं इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने इसकी शुरुआत की। हुआ ये कि मैं जब 11वीं 12वीं में था तो यहाँ पर मैं सिल्ली नाम की एक जगह है हमारे झारखंड के पास, झारखंड में हमारे रांची के पास, बहुत ही निसर्गरम्य ये जगह है। तो वहाँ पे अक्सर मैं मेरे रिलेटिव जो है उनके यहाँ पर जाता आता रहता था। रांची से वीकेंड्स में गया, कभी कैंपिंग में गया, कभी ट्रैकिंग में गया। सिल्ली के अभी जो वर्तमान राजा साहब राजा पुष्पेंद्र नाथ सिंह देव जो मेरे बड़े दादा हुए,
हम लोग जब उनके साथ जाते थे तो हम लोग गाँव में जाते थे, इंटीरियर गाँव में जाते थे, जंगलों में जाते थे, वहाँ के लोगों से मिलते थे, लोगों से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। तो हमेशा मेरे मन में उसी समय से एक अलग जागी थी कि कुछ करना है और इन लोगों के साथ करना है। और जो पीस ऑफ माइंड हम लोग कहते हैं तो वो अर्बन एरियाज से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में मिलता है, जंगलों में मिलता है, वो तो आप जानते ही हो। आज के डेट में लोग जो है पैसा खर्च करके रिजॉर्ट्स में और जंगलों में जाते हैं रहने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी जगह को अपनी वर्क प्लेस बनाया जाए। तो फिर वहीं पे मैंने सोचा कि हम लोग इनके साथ में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने की शुरुआत की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैंने कोई प्रोडक्शन या कोई वेजिटेबल्स को उपजा के सेल्स का मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था। मेरा मेन पर्सपेक्टिव था कि ये लोग जो है यहाँ पे यूरिया और डीएपी डालना छोड़े और हमारे जैविक उत्पादों का इस्तेमाल यहाँ पर करें, जो हम प्राकृतिक तरीके से करते हैं, गोबर है, गौमूत्र है, ये सब जो चीज़ें हैं। तो उसमें मुझे सफलता मिली और फिर इसी कड़ी में लोग मुझसे जुड़ते गए, लोगों का प्यार मिलता गया और धीरे धीरे हम लोग अपने चीज़ों को एक्सपांड करते गए। ये कंसेप्ट आपने क्यों डेवलप किया और क्या ऐसी प्रॉब्लम आपको लगी जिसकी वजह से आपने ये कंसेप्ट लाया और इसको डेवलप किया? 11th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स का एक कैडेट था। उसी समय हमारे इंडिया में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का लॉन्च किया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मुझे सौभाग्य मिला था कि हम उसके लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सहभागी हम लोग उसमें हुए थे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एक हमें आत्मनिर्भर कंट्री या सेल्फ रिलायंट नेशन हमें बनाना है। स्टैंड अप इंडिया के समय बात चल रही थी कि द इंडियंस नीड टू स्टैंड अप एंड स्टार्टअप। मेरे मन में एक ख्याल आया कि जैसे हमारे शरीर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो होता है वो होता है सेल, उसी प्रकार से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है वो है विलेज। और विलेज झारखंड के जो है प्राइमरीली यहाँ के विलेज के आप लैंडस्केप देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप है, ऑसम लैंडस्केप, लोग बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ की कमी और कुछ सामाजिक अस्थिरता हो या राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ का उस लेवल तक विकास नहीं हो पाया, जिसके चलते आप जानते होंगे कि नक्सल प्रभाव में भी हमारा राज्य देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक है। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग इन्हें जो चीज़ें ऑलरेडी करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नई चीज़ हम इन्हें करने बोलेंगे तो हो सकता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी करते आ रहे हैं उसी चीज़ को अगर हम प्रॉपर सिस्टम और प्रोटोकॉल के साथ इनको कराएंगे तो होगा कि सबसे पहला इनका आजीविका का सृजन होगा। समाज सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिनसे मिलकर मैं आया उनका नाम श्री शशांक सिंह हुआ, और शशांक सिंह जी की एक बात मुझे आज तक याद है जो मैं हर बार बोलता हूँ, यहाँ पर भी बताना चाहूँगा। शशांक सिंह जी हमेशा कहते थे कि सम्राट, अगर तुम्हें सच में समाज के लिए कुछ करना है तो तुम समाज सेवा कर रहे हो, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम सोचो कि तुम समाज के सशक्तिकरण का काम कर रहे हो, और समाज का सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम लोग उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज यानी आजीविका के साधन ना दें। यही मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि अगर हम इनको आजीविका का एक साधन देंगे तो आजीविका के साधन के साथ साथ इन लोगों का एक अपना लाइफस्टाइल एलिवेटेड भी होगा, और उसके साथ में हम लोग अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के थ्रू इन लोगों का वाटर मैनेजमेंट हो गया, इन लोगों का एजुकेशन हो गया, उन चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर एजुकेशन है। स्कूल का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, कम उम्र में लड़कियों की शादियाँ होने में झारखंड आज भारत में शीर्ष पर ही आता है। उसके अलावा पानी की समस्या यहाँ पर है। उसके अलावा आप जानते होंगे कि शिक्षा के अभाव में डायन बिसाही जैसी प्रथाएं भी यहाँ पर चलती है। तो जब भी हम आजीविका के साधन को लेकर किसी भी गांव में या वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं तो होता यह है कि आजीविका केवल एक टॉपिक नहीं है, एक सिंगल टॉपिक आजीविका पे जब हमको काम करना है तो हमको होलिस्टिक यानी व्यक्ति नहीं समष्टि के बारे में सोचकर काम करना पड़ता है। तो आजीविका में काम करते हुए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी बाकी भी जो समस्या है उसको भी हम लोग कैटर कर देते हैं। बोलते हैं ना कि एक तीर से जो दो निशाने लगाने वाली बात है। तो यहाँ पर आजीविका का एक तीर चला के हम उनके बाकी भी जो उनकी समस्या है, जो भी मैंने आपको बताया, जो एक बार वापस दोहराना चाहूँगा ताकि हमारे प्रेक्षक लोगों को ध्यान रहे कि ये समस्याओं से ज़्यादातर ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र जूझते हैं। शिक्षा का अभाव, स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है, बच्चियों की शादियाँ जल्दी हो जाती है जिससे उनको आगे समस्याएँ आती है, स्वास्थ्य समस्या, डायन बिसाही वाली प्रथा है, वाटर टेबल हमारे यहाँ पर बराबर नहीं है, वाटर कंजर्वेशन बराबर तरीके से नहीं हो रहा है, और इन्हीं सब समस्याओं का अक्यूमुलेशन होकर लोग अपने मेन स्ट्रीम से हट के कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो हमारे सिस्टम के या हमारे संविधान के विपरीत है। तो अगर हम लोग उन्हीं लोगों के बीच में रह के वही काम जो वो लोग पहले से कर रहे हैं उनके साथ एक सिस्टम और प्रोटोकॉल के साथ में करेंगे तो आत्मनिर्भर गाँव बनेगा, और आत्मनिर्भर गाँव बनेगा तो आत्मनिर्भर देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। आत्मनिर्भर गांव बनने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं आप?
जैसे कि मैंने आपको बताया, आत्मनिर्भर गांव को बनाने के लिए हमने एक जो योजना हमने बनाई है अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, उसका हमने नाम दिया इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग मुख्यतः वाटर कंजर्वेशन, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड, इन 4 एजेंडास को लेकर काम करते हैं। वाटर कंजर्वेशन में हम लोग काम यह करते हैं कि हमारे गांव में पहले ज़माने से ही बहुत सारे प्राकृतिक जलाशय इत्यादि बने हुए हैं, लेकिन इतने दिनों के मेंटेनेंस ना होने के कारण या बहुत जगह पर तो गांव वालों को भी पता नहीं है कि उसका प्राकृतिक जलाशय कहाँ पे, लेकिन गांव में है। तो जो पानी गिरता है वहाँ पर रेन वाटर, उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना, उन पॉन्ड्स को रेजुविनेट करना, वो हो गया हमारा वाटर कंजर्वेशन में। अब जब पॉन्ड रेजुविनेट हो गया, उसमें वाटर कंजर्व हो रहा है, तो फिर उस पानी को पीने लायक बना के देना ताकि गांव वाले उस पानी का प्रयोग पीने के लिए कर सके। एक अलग वहाँ पर उसी पानी का सिस्टम डेवलप करना जिससे वो गांव वाले अपने बाकी काम को कर सके, और एक और सिस्टम डेवलप करना जिससे वो गांव वाले अपने खेतों की सिंचाई कर सके। सो ये हो गया वाटर कंजर्वेशन वाला काम। उसके बाद में हो गया विमेन एम्पावरमेंट वाला काम। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि दिस प्रोजेक्ट शुड बी विमेन ड्राइवन, यानी जहाँ पर हमारा डिजिटल स्कूल अगर चल रहा है, शाम के समय जब गांव के बच्चे रिलैक्स बैठे हुए हैं, 6-7 बजे हम लोग 1 घंटा उनके पास जाते हैं। उनके जो सरकारी स्कूल या गाँव में हमको कोई जगह मिलती है, वहाँ पर हम लोग प्रोजेक्टर, सोलर प्रोजेक्टर के मदद से, टैबलेट्स के मदद से उन्हें वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, डेमोक्रेसी, मॉरल वैल्यूज़, इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा देते हैं। तो ये शिक्षा देने का काम जो करती है ये महिलाएं होती है। उसके अलावा आजीविका के सृजन का जो हम काम करते हैं, जैसे अभी हम लोग हनी का ब्रांडिंग करके अभी मार्केट में ये आ चुका है हमारा। उसके अलावा इसका मार्केट रिव्यू भी हो चुका है और बहुत जल्द आपको सभी नामांकित मॉल्स इत्यादि में भी ये आपको मिलेगा। तो ये जोहार पायनियर्स के नाम से ब्रांडिंग होके मार्केटिंग जोहार पायनियर्स के नाम से होता है, और फील्ड में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है लोगों का, वो ग्राम एसोसिएशन के नाम से होता है। अच्छा जी, आप ये बताइए कि इस चीज़ में आपकी टारगेट ऑडियंस या सोसाइटी में आपके फोकस ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जो हमारे समाज के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, या मैं बात कहूँगा अंत्योदय की, तो हमारे समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए जो लोग हैं, ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण युवा, किसान एवं हमारे वनवासी भाई बहन, ये हमारे फोकस ग्रुप्स हैं। तो इनकी मदद आप किस तरीके से करते हैं और कैसे इन तक रीच बढ़ाते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कोई हैसियत या औकात नहीं है इन लोगों की मदद करने की। मदद करने वाला तो परमेश्वर है, हम लोग तो बस एक माध्यम है। हम लोग कहेंगे हम मदद नहीं करते, बल्कि म्यूचुअल कोलैबोरेशन से कम्युनिटी और हम लोग काम करते हैं। वो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, यही तो एक हमारा क्या समाज है, समाज व्यवस्था है। हम लोग सबसे पहले, जैसे कि अभी हमारा काम सिल्ली तरफ हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग जोन्हा के पास 2 गाँव में ऑलरेडी पॉन्ड रिजिन्यूएशन और डिजिटल एजुकेशन का काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया आइडेंटिफिकेशन की, किस क्षेत्र में हमको काम करना है, और काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ के समाज का मोबिलाइजेशन भी। ज़्यादातर विकास की परियोजनाएं का फेल्यूर का रीज़न यह है कि हम लोग समाज को मोबिलाइज नहीं कर पाते जल्दी। सो बीइंग यंग सोशल प्रेन्योर, हमारे पास में अभी उस प्रकार के अनुभव का जो उम्र से आता है उसका अभाव है। तो हम लोग उन्हीं क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं जहाँ पे हमारा पहले से कुछ पहचान है, या जैसे मैंने बताया कि सिल्ली में अभी राजा पुष्पेंद्रनाथ सिंहदेव जी का हमें बैक सपोर्ट है, जोना में हमारे कुछ लोकल लोग हमारे सपोर्ट में थे। तो हम लोग उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद में वहाँ पर हम वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ से इंगेजमेंट बढ़ाते हैं बातचीत के थ्रू, और आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कहीं कहीं पर स्कूल्स है, स्कूल्स रेगुलर चलती है, लेकिन स्कूल्स में पानी का अभाव है। पानी का अभाव होने के कारण वहाँ पे टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है तो बच्चियाँ स्कूल नहीं आती। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं हुआ, मेन प्रॉब्लम हो गया कि अगर वो स्कूल में पानी आ जाएगा तो एजुकेशन और ये दोनों बराबर तरीके से चलेगा। टारगेट ऑडियंस तक आप पहुँचते कैसे हैं और रीच बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? टारगेट ऑडियंस तक जैसे कि मैंने बताया, हम लोग एरिया आइडेंटिफाई किए। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद में वहाँ के लोकल ग्रुप्स के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं। जैसे वहाँ के कोई मुखिया है गाँव के, या गाँव के कोई उम्रदराज व्यक्ति है, उनके माध्यम से हम गाँव के बाकी लोगों तक पहुँचते हैं, और उनके साथ हम लोगों का बैठकों का सिलसिला चलता है, और उसी दौर में हमको पता चलता है उनकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे, कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो जो एरियाज़ है वो नशे के आदी हो गए। तो वहाँ पे हमारा काम है कि वहाँ के महिलाओं को हम लोग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें।
सो इस प्रकार से हम लोगों का काम चलता है। इसके लिए रिसोर्स पुलिंग कहाँ से करते हैं? रिसोर्स पुलिंग के लिए सबसे पहले तो ग्राम एसोसिएशन और जोहार पायनियर्स के साथ हमारे और भी कुछ व्यवसाय है, तो मैं अपने तरफ से भी मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ। बाकी हमारे साथ में जो हमारे पार्टनर्स है, जो मेरे दोस्त है, रिश्तेदार है, वो लोग मेरी मदद कर देते हैं। और अभी बीइंग अ प्रॉपर सेक्शन 8 कंपनी, हम लोग गवर्नमेंट PSUs और बाकी एजेंसीज में भी अप्लाई करते हैं CSR फंड्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ में ऑब्स्टैकल्स या चैलेंजेस आप क्या क्या फेस करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ जी, बताएं। ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे भी क्या क्या हाँ। चैलेंजेस या ऑब्स्टैकल्स आप फेस करते हैं? जी, सो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि होता यह है कि हम लोग अपने अंदर क्या सोच रहे हैं उस कम्युनिटी के बारे में, वो कम्युनिटी नहीं जानती। और वो कम्युनिटी बहुत भोली है, उसको जो आदमी जो बात सिखा देगा वो कम्युनिटी उस बात में आ जाती है। तो कई बार तो मैं खुद बंधक बन चुका हूँ। कैसे? जैसे कि मैं गया, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को ज्ञान दिया, कुछ लोगों ने उनको बोल दिया कि अरे ये लोग आपका खेत जला देंगे, तो गांव वालों ने मुझे रात में वहीं पर बंद कर दिया। तो मैं 8 घंटे बंधक बन के वहाँ पे रहा था। सोशल मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी जब कम्युनिटी हमारे साथ में इंगेज होकर काम शुरू भी करने लगती है, सो प्रोजेक्ट कंप्लीशन या जो परियोजना पे हम काम कर रहे हैं उसके कंप्लीशन होते होते भी उनको कोई बहका देता है और एकदम फाइनल मोमेंट में सब चीज़ फ्यूटाइल हो सकती है। सो जिस चीज़ का आपने शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन आप करेंगे या वो चीज़ कंप्लीट होगी भी कि नहीं, कई बार डिपेंड करता है वहाँ के कम्युनिटी के ऊपर। क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग हैं, जैसे हमारे उंगली की 5 उंगलियाँ सेम नहीं है, वैसे समाज में कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव है, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव है। और जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं वो नहीं चाहते कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में बाकी लोग जाए, क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगेंगे तो इनका तो भाव घट जाएगा। तो सोशल मोबिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। फाइनेंशियल क्रंच का ईश्वर की कृपा से आज तक हम लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट में सामना नहीं करना पड़ा है। और एक मैं महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने किए हैं, पॉन्ड रिजुनिवेशन के किए हैं, फिर उसके बाद में अभी ये कोविड पीरियड ख़त्म होने के बाद जो स्कूल्स शुरू हुए थे, सो 2 साल का गैप था, उसके बाद स्कूल शुरू हुए, तो स्कूल तो शुरू हो गए, बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं थे स्कूल में जाने के लिए। ग्रामीण इलाकों में जैसे स्टेशनरी नहीं है, नोटबुक्स नहीं है, तो फिर हमने हमारे एक भाई साहब प्रशांत सिंह जी के साथ में उन्होंने हमको फंडिंग की और हमने लगभग 6 से 7 लाख रुपए के स्टेशनरी मटेरियल पंच परगना के इंटीरियर इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किए। सो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है इस चीज़ को चलाने का, हमारे सोशल प्रोजेक्ट्स को चलाने का, कि वंस द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, वो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के साथ में हमारा साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी काम चलता है। मतलब प्रोजेक्ट तो हम कर रहे हैं, बट प्रोजेक्ट के साथ में हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम जो चल रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बाद ये प्रोजेक्ट हम उन गाँव वालों को सौंप दे, उनकी जो कमेटी है वहाँ पे उनको सौंप दे। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं वो भी हम लोग अपने से नहीं करते, वही गांव की एक कमेटी बनेगी जो अगेन वुमेन ड्रिवन होती है, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद में प्रोजेक्ट हम उन लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं और बीच में हम उनको एक्सपर्ट गाइडेंस और टेक्निकल जो भी मदद लगती है वो करते रहते हैं। आपकी जो भी ये टारगेट ग्रुप्स हैं, इनको जब आप बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं तो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने से पहले उनकी तरफ से भी कुछ और ऑब्स्टैकल्स हैं जो आप फेस करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। बताइए प्लीज़। ऑब्स्टेकल्स का बात यह है कि हम लोग बेसिकली उनको एक सपना दिखाते हैं कि भाई आपके गांव में पानी नहीं है, तो हम आपके साथ में मेहनत कर मतलब काम करेंगे और पानी आ जाएगा। तो अब एक साधारण सी बात है, सामने वाला आदमी सोचता है कि मैं इनकी मदद क्यों करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हम लोग सोशल प्रेन्योर्स नहीं है, बल्कि हम किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी ऐसे चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो आएंगे उन लोगों को ऐसा ही बड़ा बड़ा सपना, क्योंकि बहुत सारे लोग सपना दिखा के जा चुके, तो लोग उनमें हम लोगों की काउंटिंग करने लगते हैं। तो उनका रहता है कि हम भाई इनका सहकार्य क्यों करें। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोग हैं और हम लोग 100 लोगों से बात करते हैं, तो हमारे साथ में आकर काम करने वाले 5 या 6 लोगों से ज़्यादा हमको नहीं मिलते। और जो 5 या 6 लोग भी हमारे साथ में आते हैं, तो एक आशा होती है लोगों के बीच में कि देखिए समाज सशक्तिकरण के काम में हम लोग एज अ कम्युनिटी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बीइंग अ यंग सोशल प्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हमारे साथ मिलके जो आदमी काम कर रहा है हम उसको कुछ पैसा अभी दे पाए, क्योंकि मेरा एजेंडा है वहाँ पर तालाब का निर्माण करना। अब तालाब का निर्माण कैसे करना है, तो कुल्हाड़ी गैता उठा के मैं भी श्रमदान दूंगा, थोड़ा श्रमदान आप भी दीजिए। अब वो श्रमदान देने वाले लोग वहाँ पर हमको मिलते नहीं हैं, क्योंकि होता है कि देयर आर मेनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स
गोइंग ऑन थ्रू द मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। तो लोग आते हैं हमारे पास में एक रोज़गार की उम्मीद लेकर कि वो कुछ काम करे और उसके बदले में हम उनको पैसा दें, लेकिन हमारा टेंडेंसी है कि हम आपको काम करके पैसा नहीं देंगे, हम आपको सिस्टम एक ऐसा डेवलप कर देंगे कि आप आत्मनिर्भर बन जाए। और यही चीज़ समझाना सबसे बड़ा एक चैलेंज है। जैसे इसमें वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं देश के यशस्वी पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एम्फेसाइज करते हैं, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। सो हम लोग वहाँ पे वही बोलते हैं कि डोंट बी अ सीकर, कि हम लोग आए हैं और आपको कुछ दान दे के या ब्लैंकेट बांट के चले जाएंगे। बी अ क्रिएटर, हम आए हैं, आपकी मदद करेंगे और हम लोग दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि आप आत्मनिर्भर बन जाए। ये चीज़, ऐसा कोई सिस्टम आपका अभी तक डेवलप हो पाया है? जी, हम लोगों ने पॉन्ड रिजुनिवेशन के 2 प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं जोन्हा रीजन में। कोई गांव हो ऐसा? खैरवाटिका है, उसके बाद में आपका उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता मैम, वहाँ पे बारिश बहुत होती थी लेकिन पानी टिकता नहीं था। अच्छा। पानी टिकता नहीं था, पानी नहीं है तो गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। पानी का ज़रूरत हमें कब पड़ता है? सुबह के समय सबसे ज़्यादा, शाम के समय सबसे ज़्यादा। तो महिलाएं, आप सोचिए कि अंधेरे में अगर पानी लेने दूर जा रही है तो जंगल में असामाजिक तत्वों का तो खतरा है ही, बिल्कुल। उसके अलावा जंगली जानवर है और बहुत कुछ है। हम्म। सो एक प्रॉब्लम में थे वो लोग। और कई बार होता क्या है कि डेवलपमेंटल वर्क्स ऐसे इलाकों में लोग हाथ नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने डेवलपमेंटल वर्क किया, वहाँ पे 100 लोगों को प्रॉफिट हुआ है, द 100 पीपल उनको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको पीआर उस लेवल का वहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो वहाँ पे यही समस्या थी कि पीआर नहीं मिलने के चक्कर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर हाथ नहीं डाल रहे थे। तो पानी की समस्या थी। अब पानी से वहाँ की समस्या, जो मैंने आपको उदाहरण दिया स्कूल वाला, वो लिंक्ड थी। देयर वाज नो फैसिलिटी ऑफ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर। अब जब प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी नहीं होगा तो एक तो महिला का सुरक्षा का सवाल आ गया, दूसरा बीमारियाँ। ये 2 प्रॉब्लम्स वहाँ की थी। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हमने जोन्हा रीजन्स में सक्सेसफुली रन किए हुए हैं। और अभी हम लोग एक और प्रोजेक्ट पर हम लोगों का तैयारी कह सकते चल रहा है। कैसे काम किया या कैसे टर्न अराउंड किया आपने उन प्रोजेक्ट्स पे? सबसे पहले तो हम लोगों ने पैसा जमा किया क्राउड फंडिंग से। ओके। उसके बाद में उस गांव के ही कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे उन्होंने हमको अप्रोच की थी। तो हमको सोशल मोबिलाइजेशन में वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ के, क्योंकि वो लोग उस समस्या से इतने बोलते हैं ना, आवश्यकता ही वो जननी है आविष्कार की। तो हमारे इसमें हुआ कि वहाँ के उन लोगों को नीड थी और हम लोगों के पास था टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो हमारे शशांक सिंह जी है, ही हैज़ अ वेरी डीप नॉलेज ऑन दिस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान में काम कर चुके हैं। सो उनको था कि हमारी पुरानी की प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास था कि हमारे पास पैसा है और टेक्निकल गाइडेंस है, तो वहाँ पे मोबिलाइजेशन बहुत आराम से हो गया। और अभी हम एक जो प्रोजेक्ट प्लान हम लोग कर रहे हैं, जो ईश्वर कृपा से बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, वो लोग हम लोग कर रहे हैं कम्युनिटी टूरिज़्म के ऊपर। हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। बट कम्युनिटी टूरिज़्म एक सेंटर होगा और कम्युनिटी टूरिज़्म के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व होंगे वाटर डेवलपमेंट, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। कम्युनिटी टूरिज्म का कंसेप्ट क्या है, ये आप थोड़ा इस पे ब्रीफ करिए मैं हमारे आपको दर्शकों ब्रीफ को। करता हूँ। इसमें होता क्या है, आप ट्रेन से जब प्रवास कीजिएगा, झारखंड में आप जब ट्रेन से प्रवास कीजिएगा तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई हिमाचल वगैरह जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य अपार है। बट हमारा प्रदेश जो नक्सलिज्म वगैरह से अफेक्टेड था, तो अभी तक उस इलाके में काम नहीं हो पाया, लेकिन नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। सो कम्युनिटी टूरिज़्म हुआ कि जो चीज़ करने के लिए लोग फ्लाइट का और ट्रेन का टिकट लेकर जाते हैं दूसरी जगहों पर, कौन सी चीज़ें हो गई? वो हो गई ट्रैकिंग, वो हो गई गांव के लोगों के साथ में बैठ के उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करना, वो हो गया वहाँ के फोक डांसेस करना, फोक सॉन्ग्स सुनना, लोकल क्यूजिन को ट्राई करना, और शहर की भागम भाग से दूर कुछ समय शांति में बिताना। आज हमारे शहरों में लोग रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो मिट्टी छुए, सॉइल नहीं मिल रहा है लोगों को छूने के लिए। तो एक ये कॉन्सेप्ट मेट्रो सिटीज़ में बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है। दिल्ली वगैरह के लोग वीकेंड्स में निकल जाते हैं, देहरादून में निकल जाता है, ऋषिकेश लोग निकल जाते हैं, जिम कॉर्बेट निकल जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं चीज़ों को, जब उतना सौंदर्य हमारे यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों ना करें। बिल्कुल। सो रूरल टूरिज्म में देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब अगर रूरल टूरिज्म पे अगर हम हमारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो मैं उस पर आप 3 दिन बात कर सकता हूँ लगातार। मतलब एक कहते हैं ना कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं,
वो है रूरल टूरिज्म। और अच्छा, इस रूरल टूरिज्म के साथ एक और चीज़ हो रही है, जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनका अपना एक कल्चर है, इनके अपने ट्रेडिशंस हैं, और दे आर एक्सपर्ट्स इन लिविंग इन सिंक विद द नेचर। प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के, आज जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी की बात करती है यूनाइटेड नेशंस के, तो आज पश्चिम के देश हम लोगों को एसडीजी बता रहे हैं। अरे हमारे तो ये जो भाई बंधु है, बहन लोग हैं, ये तो हज़ारों साल से एसडीजी ही कर रहे हैं हमारे देश में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति के साथ सामंजस्य में वो लोग रह रहे हैं। उनको अगर आप प्रकृति से हटाकर कहीं और भी भेजेगा अर्बन एरियाज में, वो नहीं रहेंगे, वो लोग नहीं रह वापस लौट आएंगे पाएंगे वहीं पे। तो वो लोग कैसे प्रकृति के साथ में सामंजस्य बनाकर रह रहे हैं, उनका रहने का स्टाइल क्या है, उनका वो कल्चर क्या है जो ओरल ट्रेडिशन से सालों से चलते आ रहा है, वो चीज़ का भी प्रिजर्वेशन प्लस प्रोपोगेशन करना हमारा इससे मेन उद्देश्य है। एक रिजॉर्ट बना के वहाँ पर डीजे लगा दिए, एक स्विमिंग पूल बना दिए, ये तो हो गया टूरिज्म। कम्युनिटी टूरिज्म यानी वहाँ की कम्युनिटी का हिस्सा बनकर आप वहाँ पर जी सकते हैं। जितने भी दिन आप वहाँ पर रुकेंगे, 1 दिन या 2 दिन आप रुके, तो आप भूल जाएंगे आप कहाँ से आए हैं। और फिर वो अनुभव आप जो लेके जाएंगे, वो अनुभव आप जब अपने दोस्तों को बताएंगे, एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारा प्रिजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द कल्चर ऑफ द लैंड भी होगा। मीन्स अलॉन्ग विद द लाइवलीहुड प्रमोशन वी विल बी प्रिजर्विंग द कल्चर ऑल्सो। कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं जो स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं, यूथ्स को देना चाहते हैं जो हमारे स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं? संदेश तो मैं एक ही देना चाहूँगा, क्योंकि अभी उम्र के हिसाब से मेरा तजुर्बा उतना बड़ा हुआ नहीं है कि आई कैन गिव फिलोसॉफीज़, बट एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे देश के मिसाइल मैन एंड भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, स्वामी विवेकानंद, इन्हीं सबको मैं पढ़ता हूँ। सो एक चीज़ मेरे मतलब आई है कि यूथ इज़ द पावर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर इस यूथ को चैनलाइज नहीं करेंगे तो इट कैन बी लायबिलिटी। सो मेरा यही मानना है कि अपने पढ़ाई के साथ में जो हमारा समय हम लोग बिताते हैं, तो हमें पढ़ाई के साथ में ट्राई करना है हम सभी यूथ्स को कि हम लोग ये अदर एरियाज़ में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में, स्टार्टअप में भी इंगेज हो। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका स्किल्स शार्पन होंगे, और दूसरा आप अपने लिए पैरेलल एक लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेंगे। बहुत खूबसूरत। आप हमारे कार्यक्रम में आए सम्राट जी, और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जोहार।